समझते हैं कि जैसे जैसे यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, जैसे जैसे यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, हम लोग देखते हैं कि एक न्यू मिडिल क्लास की इमर्जेंस होती है। एक न्यू मिडिल क्लास हमारे सामने आता है। न्यू मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज करता है हमारे सामने, और इनके बीच में नेशनलिज्म की डिफरेंट भावनाएं जाती हैं। इनके बीच में नेशनलिज्म की डिफरेंट भावनाएं जाती हैं, जैसे कि नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी सबको जोड़कर अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी के साथ यूनाइट होकर रहना। और साथ ही इनके अंदर एक और थॉट आता है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म। एक्चुअली लिबरल जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लिबर। एक लैटिन वर्ड लिबर से इसको डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फ्री। इसका मतलब क्या होता है? फ्री, फ्री, फ्रीडम, आजाद। लिबरल एग्जैक्टली स्टैंड करता है इसीलिए आजाद के लिए, that you are free। बट ये समझना होगा कि फ्री इन विच मैटर, यानी कि किस मैटर में फ्री। खाना खाने के लिए फ्री, मार्केट से कोई सामान खरीद रहे हो वो है फ्री, डांस करने के लिए फ्री, गाना गाने के लिए फ्री, घूमने फिरने के लिए फ्री। किस चीज के लिए फ्री? देश में फ्री या पूरे दुनिया में फ्री, यहाँ वहां कहीं भी घूम लिए, इसके लिए, किस चीज के लिए फ्री? ये लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकाला होता। ठीक है, और उसी को इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि न्यू मिडिल क्लास, जो नई मिडिल क्लास थी, उसने लिबरलिज्म को किस थॉट से समझा, उनके लिए क्या स्टैंड करता था। तो अगर हम लोग बात करें लिबरलिज्म का मिडिल क्लास के लिए, तो मिडिल क्लास ने इसको इंडिविजुअल राइट के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने इसको कैसे कनेक्ट किया? इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ, हर किसी के पास अधिकार होगा। मिडिल क्लास ने कैसे समझा कि हर किसी के पास अधिकार होगा। इंडिविजुअल राइट्स, मेरे पास भी अधिकार है, सामने वाले के पास भी अधिकार है, उसके पास भी अधिकार है। इन्होंने समझा कि ये लिबरलिज्म स्टैंड करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब इक्वल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमको भी सजा मिलेगा, अगर मेरे से बड़े कुछ गलती करते हैं तो उनको भी सजा मिलेगा, अगर कोई मिनिस्टर गलती करता है उसको भी सजा मिलेगा, अगर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार एक्टर भी गलती करता है तो उसको भी सजा मिलेगा। इन लोगों ने इसको ऐसे निकाला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरलिज्म का इन्होंने ये मतलब निकाला। इसका रीजन ये हो सकता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं, मिडिल क्लास है, कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज को देखा हो किस प्रकार जो रिचर क्लास है, जो बड़े बड़े क्लास है, अरिस्टोक्रेट की क्लास थे, जो ऑटोक्रेट की क्लास थे, उनको कितना प्रिविलेज मिलता था, हम लोग के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। बट लिबरलिज्म का जो थॉट फैलेगा, इस वजह से हम लोग क्या होंगे? हम लोग बिल्कुल सबके बराबर हो जाएंगे। हम लोग के पास उन लोग की तरह अधिकार होगा, सबके पास अधिकार होगा, हम लोग सब आपस में बराबर होंगे। वो गलती करेंगे तो उनको भी सजा मिलेगा, हम गलती करेंगे तो हमको भी सेम सजा मिलेगा। अगर हम टैक्स भरेंगे स्टेट को तो वो लोग भी टैक्स भरेंगे स्टेट को, यानी कि सब इक्वल होंगे। ये मिडिल क्लास का थॉट टुवर्ड लिबरलिज्म, उन्होंने इसका ये मतलब निकाला। तो मिडिल क्लास ने क्या मतलब निकाला लिबरलिज्म का? इंडिविजुअल राइट एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर हम लोग बात करें तो ये पॉलिटिकली इसका मतलब क्या होता है? जो लिबरलिज्म है, इसका पॉलिटिकल मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसका पॉलिटिकल मतलब ये स्टैंड करते हैं कि आप गवर्नमेंट अगर बनाएंगे, you will form a government on the basis of consent. You will form a government on the basis of consent. Consent क्या होता है? गवर्नमेंट बनाने के लिए, यानी कंसेंट कहने का मतलब होता है सहमति। आप अगर सरकार बनाएंगे देश के लिए तो उसमें सहमति जरूरी है सबकी। अगर सब लोग, मैक्सिमम लोग सहमत हैं तभी वो सरकार बने, सहमति होता है। कंसेंट की तरह गवर्नमेंट का बनाना, ये पॉलिटिकल मीनिंग था लिबरलिज्म का। ये हम लोग क्या समझ रहे हैं? लिबरलिज्म का डिफरेंट मीनिंग समझ रहे हैं। लोगों के लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट इसका मीनिंग था, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम बताते हैं क्या है। लिबरल का एक्चुअली मीनिंग होता है, लिबरलिज्म का एक्चुअल मीनिंग होता है फ्रीडम, आजाद। अब मिडिल क्लास वाले लोगों ने इसका मतलब ये निकाला कि मेरे पास इंडिविजुअल राइट्स होगा और हम इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इक्वल होंगे लॉ के साथ, ठीक है। पॉलिटिकली इसका मतलब ये होता है कि हम जो सरकार बनाएंगे वो सरकार बनेगी बाय द कंसेंट, द गवर्नमेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय कंसेंट।
कंसेंट कहने का मतलब है सबकी सहमति से, सबकी सहमति से सरकार बनी। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म का क्या मतलब था। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म के डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे उनके अकॉर्डिंग ये एंड ऑफ प्रिविलेजेस था, यानी कि जो बढ़िया स्टेटस मिल रखा था ऑटोक्रेट्स को, नोबल्स को, क्लर्जी को, ये उनको मिलने वाली स्टेटस यानी कि प्रिविलेजेस का एंड था, यानी कि एंड ऑफ प्रिविलेजेस। और क्या मीनिंग था फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका? फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म का मीनिंग था कमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन का आना, एक ऐसे किताब का आना जिसमें काफी पूरे फ्रांस को चलाने का नियम लिखा हो। और इसके अंदर क्या आता है? रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि फ्रांस के अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो लिबरलिज्म के थॉट्स निकले वो ये थे कि भाई लिबरलिज्म का मतलब होता है पहले तो एंड ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कि जो हाई क्लास के लोग, हाई स्टेटस वाले लोग हैं, उनके प्रिविलेजेस का खत्म होना। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का आना, कॉन्स्टिट्यूशन का आना यानी कि फ्रांस को चलाने के लिए एक रूल बुक जो कि उसके अकॉर्डिंग पूरे फ्रांस को चलना होगा, सब इक्वालिटी के साथ वहां चलेंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहां होगा। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या है? बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो डिसीजन लेगी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसमें जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो बेसिकली डिसीजन जनता की होती है इनडायरेक्ट वे में। यानी कि जो डिसीजन है, डिसीजन वो किसकी है? पब्लिक की है, पब्लिक की है, बट वो कैसी है? इनडायरेक्ट वे। बताते हैं कैसे? देखो इनडायरेक्ट वे में, जैसे अभी हम लोग हैं इंडिया में, अगर हम लोग रह रहे हैं, हम लोग भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अपने एक एरिया से जो हमारे सांसद होते हैं वो क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो पूरे जितना 1 लाख जनता, जितनी भी जनता होती है उसके ऊपर वो अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, और वो जो डिसीजन लेते हैं उसमें हमारी सहमति होती है, वो हमारे अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग क्या किए, एक्चुअली हम लोग उनको चूज करके भेजे हैं, हम लोग अपना वोट दिए हैं उनको, तब वो चूज होके गए हैं यहाँ से, वो वहां से इलेक्ट होके गए हैं। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी जनता, जो जितनी भी उनकी एरिया की जनता है उसको वो क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही वो क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जहां पे जो पब्लिक है वो डिसीजन तो लेती है बट इनडायरेक्टली लेती है, वो खुद, क्योंकि ऐसा होता है ना किसी जैसे मान लो सपोज करो डिसीजन के लिए बोला कि पूरे इंडिया की जनता डिसीजन ले, हमको देश में क्या नियम लाने चाहिए, वो पूरे इंडिया की जनता डिसीजन ले। तो सबका अलग अलग मन है, सबका अपना अपना थॉट है, सबका कोई का थॉट कुछ और होगा, कोई का थॉट कुछ और होगा, कभी किसी का थॉट मैच नहीं करेगा, सबका थॉट में क्या होगा? क्लैश होगा। इस वजह से उतने लोगों के बीच में एक लीडर को चुना गया जिनको सब लोग मिलकर चुनेंगे, जिनको सब लोग मिलकर चुनेंगे, ताकि वो जो डिसीजन ले उस पर सब लोग एग्री करें कि हाँ हमें तो उनको वोट दिए थे, अब वो हमारी तरफ से तो लेंगे डिसीजन। हम उनको वोट देके क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करवाए थे, वो हम लोग सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे लीडर है। ठीक है, वो जो बोले वही डिसीजन होगा। यानी कि एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। हमने बस वोट देके उनको क्या किया होता है? इलेक्ट कर दिया होता है, और वो हम लोग सब लोग को क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो फ्रांस में ये भी था कि भाई एंड ऑफ प्रिविलेज हो गया, लिबरलिज्म का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आना हो गया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का आना हो गया। ठीक है, अब फ्रांस में जो लिबरल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी काफी प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी काफी लोग क्या करना चाहते थे? फ्रांस के लिबरल्स प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उनको हाथ पायरेटेड रहना चाहते थे, ताकि हर किसी का अपना पर्सनल जो भी पर्सनल जो भी उनका प्रॉपर्टी है उस पर कोई और कब्जा ना करे। इसके ऊपर भी लिबरल्स बात करते थे कि भाई किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अर्लियर हम लोग पीजेंट के बारे में पढ़ के आते हैं, पीजेंट के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि जमींदारी के रूप में उनसे उनका जमीन ले लिया जाता है। ठीक है, इस वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर भी काफी फोर्स करते हैं लिबरल, काफी स्ट्रेस करते हैं कि उसमें भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में सबकी क्या होनी चाहिए? सेफ्टी होनी चाहिए। हालांकि अगर हम लोग बात करें फ्रांस में इक्वेलिटी की, तो फ्रांस में इक्वेलिटी बिफोर लॉ था तो ठीक है, बट यूनिवर्सल सफरेज के लिए ये लॉ वैलिड नहीं था। यूनिवर्सल सफरेज जैसे फ्रांस के अंदर हम बात करते हैं
फ्रांस के अंदर जो था इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब हर चीज में इक्वालिटी फ्रांस के अंदर नहीं था। जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल हर चीज में इक्वालिटी नहीं था, इसका मतलब जैसे हम बात करते हैं यूनिवर्सल सफरेज की, यूनिवर्सल सफरेज। अब ये सफरेज क्या है, यूनिवर्सल सफरेज क्या है? सफरेज का बेसिकली सिंपल मीनिंग होता है राइट टू वोट, आरटीवी, राइट टू वोट। यूनिवर्सल मतलब हर चीज में वोट देने का अधिकार। जैसे मान लो सपोज कोई रेफरेंडम हुआ, उसमें वोट देने का अधिकार, कोई इलेक्शन हो रहा है उसमें वोट देने का अधिकार, पब्लिक इलेक्शन हो रहा है उसमें वोट देने का अधिकार, यानी कि सफरेज का सिंपल मीनिंग होता है राइट टू वोट। अब फ्रांस में जब लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम लोग वोट के ऊपर भी काफी चर्चा करते हैं कि वहां पर वोटिंग राइट हर किसी को नहीं था। इससे बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो भाई जब नेशनल असेंबली थी तब वोटिंग राइट किसको होता था? जो 25 प्लस हो, प्लस में जिसके पास प्रॉपर्टी हो, साथ ही वो टैक्स पे करता हो, ठीक है। बस जिनके पास जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे होते थे बस वही वोट देंगे, यानी कि जिसका खुद को प्रॉपर्टी होगा सिर्फ वही वोट देगा, जो 25 साल से ऊपर है वो वोट देगा, और जो टैक्स पे करता है वो वोट देगा। बात करते हैं जब जैकोबिन गवर्नमेंट को देखते हैं, जैसे जैकोबिन क्लब आता है, गवर्नमेंट बनाती है जैकोबिन क्लब, जब वो पावर में आते हैं सिर्फ यही एक शॉर्ट पीरियड का टाइम है, 1 साल का टाइम है, जब जितने भी एडल्ट मेल हैं, जितने भी एडल्ट मेल, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सफरेज राइट है, यानी कि उनको राइट टू वोट होता है, बस शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए, जब जैकोबिन क्लब पावर में आते हैं तब। उसके बाद जैसे ही नेपोलियन पावर में आता है और नेपोलियन लाता है नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड भी इसको बोलते हैं हम लोग, 1804 में नेपोलियन अपना कोड लेके आता है जिसमें वो सफरेज को और लिमिटेड कर देता है। सफरेज जो यानी कि राइट टू वोट है उसको और लिमिटेड कर देता है। इसमें एक और बात समझने वाला ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, चलो ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज में हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अच्छा दोनों में देखो, इसमें भी जैकोबिन क्लब में भी या फिर नेशनल असेंबली है जिसमें भी हम लोग देखते हैं, सब में क्या है, जो नॉन प्रॉपर्टी वाले हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो नॉन प्रॉपर्टी वाले हैं, प्लस में जो विमेन है, जो विमेन है, इन दोनों को किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं मिलता है। और जब नेपोलियन कोड लाता है नेपोलियन, तब तो सफरेज को और लिमिटेड कर देता है, सफरेज को यानी कि वोटिंग को वो और लिमिटेड कर देता है, प्लस में वुमेन का स्टेटस वो और डाउन कर देता है। वुमेन का जो स्टेटस होता है उसको पूरा डाउन करते जाता है। वुमेन को बस बताता है कि वो बस अपने हस्बैंड के लिए और अपने फादर के लिए जिम्मेदार है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही उनका दुनिया है, हस्बैंड फादर हस्बैंड फादर। वो उनके वुमेन को स्टेटस को काफी क्या कर देता है, बहुत डाउन कर देता है, और सफरेज को भी बिल्कुल क्या कर देता है, लिमिटेड कर देता है। यानी कि हम लोग कुल मिला के ये देख रहे हैं कि फ्रांस में चाहे कितना भी डेमोक्रेसी लिबरलिज्म आए, कुछ सेक्शन के लोग हैं उनके लिए राइट टू वोट अभी भी अवेलेबल नहीं है, अभी भी अवेलेबल नहीं था, ठीक है। इसमें खास करके नॉन प्रॉपर्टी वाले और विमेन, नॉन प्रॉपर्टी और विमेन, इन लोगों को वोटिंग का अधिकार यानी कि सफरेज राइट्स नहीं थे। और 19 और वोटिंग का जब अधिकार नहीं था, सिंपल मीनिंग क्या है कि आपके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है भाई, आपको जब वोटिंग नहीं दिया दे नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं, पॉलिटिकली आप क्या बोल सकते हैं उसको, पॉलिटिकली आप एलिजिबल नहीं है, सरकार बनाने में आपका कोई हिस्सा ही नहीं है, यानी कि आपके ऊपर जो रूल बनाएगा वो उसको कभी आप चुने ही नहीं है, उसको आप कभी जानते ही नहीं है, ठीक है। तो उनको किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल राइट नहीं था। इस वजह से पूरे 19th सेंचुरी में, पूरे के पूरे 19th सेंचुरी में या कुछ अर्ली 20th सेंचुरी में भी इन लोग हमेशा प्रोटेस्ट करते दिखाई देंगे। जो नॉन प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, जो विमेन है, वो हमेशा मूवमेंट्स करेंगी, कुछ अपोजिंग मूवमेंट करेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, ठीक है। तो ये सीन था फ्रेंच के अंदर में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग समझे कि भाई लिबरलिज्म का फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या बनी। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इकोनॉमिकल स्फीयर में घुस के समझते हैं कि आखिर इकोनॉमिकली इसका मतलब क्या निकल रहा था वहां के मिडिल क्लास लोगों के लिए। इकोनॉमिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो उसमें उसका सबसे पहला जो मीनिंग निकला वो था फ्री मार्केट, यानी मार्केट कैसा हो, फ्री हो। और फ्री मार्केट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जो सामान बिकेगा या मिलेगा वो फ्री में मिलेगा। फ्री मार्केट का मतलब ये होता है कि जो भी सप्लाई होगा, जो भी डिमांड होगा मार्केट का, जो भी गुड्स हम लोग यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, ट्रांसफर कर रहे होंगे,
वो फ्री हो, यानी कि उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं हो। हमारे सप्लाई करने के तरीके में, हमारे सप्लाई करने के प्राइसेस में, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं हो, फ्री मार्केट हो बिल्कुल। ये इंडिविजुअली जो सेलर्स हैं या फिर जो बायर्स हैं उन पे डिपेंड करता हो, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल मार्केट में नहीं होना चाहिए। तो लिबरलिज्म का इकोनॉमिक फील्ड में लोग मतलब सबसे पहला ये निकाल रहे थे कि मार्केट कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये मतलब निकाला कि इसमें एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स एंड गुड्स, यानी कि जो हमारे ऊपर स्टेट होता था, जो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, रुकावट लगाती है हमारे मूवमेंट में। मूवमेंट मतलब कैसा, हमारा जो पैसा है, हमारा जो गुड्स है, हमारा जो सामान है, आइटम्स है, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो दिक्कतें आती है, जो रुकावट स्टेट जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है, उसको एबॉलिश किया जाए, उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए। ठीक है। और ये उस टाइम के इमर्जिंग मिडिल क्लास होता, जो एजुकेटेड, जो ट्रेडर्स बन के निकल रहे थे, उनका ये काफी हाई और स्ट्रॉन्ग डिमांड था कि इन चीजों को बंद करना चाहिए, क्योंकि इन वजह से उन लोगों को काफी दिक्कत हो रहा था। ठीक है। इकोनॉमिक एक्सचेंज में, इकोनॉमिकली ग्रोथ में, टेरिटरी में काफी उनको दिक्कत हो रहा था और काफी उनका लॉस भी होता था। हम लोग आगे समझेंगे कैसे होता था। जैसे इसका एग्जाम्पल लेने के लिए लिया गया है जर्मन स्पीकिंग रीजन। इसका एग्जाम्पल लिया गया है एनसीईआरटी में जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का। कहता है कि नेपोलियन ने अपने रिफॉर्म्स से, नेपोलियन जो था उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन के रिफॉर्म्स करते हुए, चेंजेस करते हुए एक 39 स्टेट्स को जोड़ दिया था। जो 39 स्टेट्स है उनका कॉन्फेडरेशन बनाया था। 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन, यानी बोल सकते हैं पॉलिटिकल ग्रुप नहीं बोलने से बेटर है कि यूनियन कर दिया था। मिला मिला के 39 स्टेट को जोड़ दिया था एक में। ठीक है। अब 39 स्टेट को एक में जोड़ दिया था, बट यहाँ पे दिक्कत क्या था, दिक्कत यहाँ पे ये था ना कि हर स्टेट का अपना अपना खुद का करेंसी है। जो भी रीजन था, डिफरेंट रीजन, भले ही उसको जोड़ा है कि भाई वहां पे जर्मन बोलने वाले लोग रह रहे थे, बट उसका पहले तो अपना किंगडम था या जो भी रीजन था उसका अपना खुद का करेंसी है। हर जगह अपना अलग अलग वेट एंड मेजरमेंट होता है, सब जगह का मेजरमेंट अलग होता है, सब रीजन। जैसे इंडिया में हम लोग बात करेंगे तो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम लोग क्या जमीन नपाता है तो वो कट्ठा, बीघा, बिस्ता, एकड़ ऐसे नपाता है। साउथ इंडिया में चल जाएंगे तो सेंट, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाम से वहां पे नापा जाता है। यानी कि स्टेट टू स्टेट ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जो मेजरमेंट होता है, जो वेट्स होता है, वो चेंज होते रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, इले नाम का एक कपड़ा है, कपड़ा का टाइप है इले। ठीक है। जर्मनी के अंदर इले एक नाम का एक कपड़ा है। तो जर्मन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाता था तो उसका मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट हुआ करता था। जैसे हम लोग बात करेंगे फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट में वो कपड़ा कैसे मिलता था, 54.7 सेंटीमीटर मिलता नहीं था, मतलब 54.7 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट होता था कपड़े का। एले कपड़े का मेजरमेंट फ्रैंकफर्ट में कितना, 54.7 सेंटीमीटर। वही मेज में चल गया तो वो बढ़ के हो जाता था 55.1 सेंटीमीटर। अगर वो लिरेबल में चल गया तो वो मेजरमेंट और बढ़ जाता था, अब वो 65.6 सेंटीमीटर रहता था। फिर फ्राइंग में चल गया तो वो मेजरमेंट बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल 53.5 सेंटीमीटर पहुंच गया। ये क्या है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाने के बाद कपड़े के साइज में चेंजिंग बता रहा है। जैसे सपोज कर लो कि वहां एक बात करते हैं कि एक थान का है, सपोज करते हैं ट्रायंगल में एक थान का जो है, एक थान में कितना सेंटीमीटर, एक थान कपड़ा में कितना सेंटीमीटर आएगा, 54.7 सेंटीमीटर। वही हल्का सा आ गया तो मेज बढ़ जाएंगे तो एक थान में वहां कितना कपड़ा आएगा तो वहां 1.1 सेंटीमीटर कपड़ा आएगा। ये बता रहे कि डिफरेंट डिफरेंट जाता है, क्या होता है साइज मेजरमेंट बदलते जा रहा है। ठीक है। वेटिंग बदलते जा रहा है। ठीक है। तो ये कैसे इंडिकेट करता था कि किस तरह के चेंजेस, यानी कि 39 स्टेट को तो जोड़ दिया गया, बट इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि भाई यहाँ आपका अपना करेंसी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होता था। वहां पहले जाओ तो वहां करेंसी एक्सचेंज करवाओ। ठीक है। करेंसी एक्सचेंज करवाओ, वहां का वेटिंग दूसरा सिस्टम है, हमारे यहाँ दूसरा सिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि सपोज करो कि हम 50 किलो सेब लेके जा रहे हैं दूसरे स्टेट में। ठीक है। हो सकता है उस स्टेट में वेटिंग कम करता हो, वो 50 किलो उस स्टेट में जाकर 25 किलो हो जाए, मेरा तो यहाँ पे क्या हो गया, नुकसान हो गया। 50 किलो अपनी जगह बेच देते बढ़िया रहता, बट हम फायदा के चक्कर में दूसरे जगह गए और वहां मेजरमेंट क्या हो गया, पलट गया, मेजरमेंट चेंज हो गया। इस वजह से इकोनॉमिकली बहुत दिक्कत वाला चीज है। और खास करके कॉमर्शियल ग्रुप के लोग हैं जो ये सब काम करते हैं, कॉमर्शियल जो मार्केट वगैरह ट्रेडर्स मार्केट है, उनके लिए काफी दिक्कत वाला काम है।
एक चीज तो वेटिंग और मेजरमेंट वाला समझ में आ गया। दूसरा एक और इसमें चीज है, 1833 का बात है, अर्थमैटिक्स 1833। एक मर्चेंट है, एक क्या है, एक मर्चेंट है जो अपने सामान को, अपने गुड्स को बेचने जा रहा है। हैम्बर्ग से अपने गुड्स को बेचने जा रहा है न्यूरेमबर्ग में। हैम्बर्ग से कहां जाना है? न्यूरेमबर्ग में जाना है अपने गुड्स को बेचने के लिए। अब रास्ते में उसको 11 कस्टम बैरियर्स मिलते हैं। रास्ते में उसको 11 बैरियर यानी कि नाकाबंदी की कस्टम क्या है, 11 कस्टम बैरियर्स। बैरियर्स तो समझ में आ गया कि नाकाबंदी यानी कि पुलिस होगी वहां पर, जो गवर्नमेंट के लोग होंगे जो भी होंगे उनको रोकेंगे। ठीक है, बैरियर्स का हो गया, रोकेंगे उनको, नाकाबंदी हो गया। कस्टम क्या है? कस्टम का बेसिकली मतलब होता है कि अगर आप एक बॉर्डर से दूसरे स्टेट के बॉर्डर में इंटर कर रहे हो, तो पहले के टाइम बता रहे हैं कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर कर रहे होते हैं उस टाइम आपको कुछ टैक्सेस पे करना होता है। खास करके अगर आप कुछ सामान लेके जा रहे हैं, उन्हीं सामानों में से कुछ चीज आपको यहाँ पे क्या करना होता है, टैक्स के रूप में जमा करना होता है। यानी करीब 11 कस्टम बैरियर्स मिले थे उस मर्चेंट को। ठीक है, और हर जगह उसको क्या था, लगभग 5% जो गुड्स ले जा रहा था, अपना गुड्स ले रहा था, उसमें 5% उसको क्या करना पड़ता था, ड्यूटी के फॉर्म में देना पड़ रहा था। अब ये सारा टर्म्स क्लियर कर दे रहे हैं। ड्यूटीज के फॉर्म में देना पड़ता था। ड्यूटीज मतलब टैक्स। टैक्स के फॉर्म में क्या करना पड़ा, जो गुड्स लेके जा रहा है उसके लगभग 5% उसको हर नाकाबंदी पे देना पड़ जा रहा था टैक्स के फॉर्म में। अब लगभग 5% हर नाकाबंदी पे, ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है? तो अभी जस्ट पता है कि हर जगह क्या है, मेजरमेंट अलग अलग है। जो वो गुड्स ले जा रहा है उसका कहीं मेजरमेंट कुछ और हो रहा है, कहीं मेजरमेंट कुछ और है, उसके हिसाब से वो टैक्स ले रहा है। तो हर जगह मेजरमेंट क्या आ रहा है, हर पग पग पे मेजरमेंट क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्योंकि मेजरमेंट बदल रहा है तो ये प्रोसेस क्या होगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। काफी जो मर्चेंट है उसका टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और वो डेफिनेट सा बात है कि भाई उसको बिल्कुल मतलब क्या फ्रस्ट्रेशन टाइप का फील होगा कि इतना रुकावट, हर जगह रोक रोक के जाओ, हर जगह कुछ ना कुछ सामान देते ही जा रहे हैं। आधा सामान तो सिर्फ देने में चला गया, आधा जितना मेरा गुड्स था वो क्या हो गया, सब वहां पे टैक्स के रूप में जमा करने में, सब ड्यूटीज में चला गया। मेरे पास तो बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नुकसान ही में हम है। इस वजह से क्या होता है, एक तरह से ऑब्स्टेकल था ग्रोथ के लिए, एक तरह से ये रुकावट बन रहा था। जो इकोनॉमिकल ग्रोथ बनता है, जो यूनिटी बनता है, उसके लिए क्या बन रहा था, रुकावट बन रहा था। जिस वजह से वहां पे जो कमर्शियल क्लास थे उनको बड़ा ये स्ट्रॉन्ग डिमांड था कि भाई क्या होना चाहिए, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनना चाहिए। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनना चाहिए। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब एक ऐसा यूनियन टेरिटरी बना, यूनियन टेरिटरी बोल रहे हैं, एक ऐसा टेरिटरी, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा जगह हो जहाँ ये 39 स्टेट बना हुआ है, सब ठीक है, बट ये यूनिफाइड, एकत्रित हो, एक जैसे हो। ये अलग अलग नहीं हो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या है, तो पैसा भी दो प्लस में वहां पे कुछ पैसा भेजाओ, पहले पैसा एक्सचेंज कराओ, कुछ टैक्स दो। उनका ये डिमांड था कि भाई ये जो पैटर्न होना चाहिए, भाई एक ऐसा टेरिटरी बनना चाहिए जहां पे सब यूनिफाइड होके हो, सब एक के समान हो। दूसरा डिमांड इनका क्या था कि भाई हर जगह तो क्या हो रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, उसको बंद किया जाए। यानी कि हमारे जो रुकावट हो रहा है, हमारे घूमने फिरने में, या घूमने फिरने बोल रहे हैं में, हमारे ट्रेडिंग में जो रुकावट हो रहा है, हमारे गुड्स पहुंचाने में रुकावट हो रहा है, हमारे कैपिटल को जो रुकावट हो रहा है, उसको कम किया है, उसको बंद किया जाए। यानी कि जो मूवमेंट है हमारा, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, पैसा हो गया, पूंजी कैपिटल हो गया, हमारे जो वर्कर है उनके मूवमेंट से क्या करना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए। अनहिंडर्ड मतलब रुकावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका वो जो होता है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, अनहिंडर्ड मतलब रुकावट नहीं होना चाहिए हमारे मूवमेंट में। ठीक है, ये इनका डिमांड था। और उसके बाद 1834 में उसके बाद 1834 में एक टैरिफ यूनियन बनाया गया, कस्टम यूनियन बनाया गया, कस्टम यूनियन। कस्टम बनाया था, फिर शुल्क, वो शुल्क बोल रहे हैं क्या बोलते उसको, बॉर्डर पार करते जो टैक्स लेना था, तो टैक्स वाला कस्टम क्या होगा, टैक्स। टैक्स डिपार्टमेंट का एक यूनियन बनाया गया। ठीक है, उसमें लोगों को रखा गया चेक करने के लिए क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। और 1834 में इसको रखा गया, इसको इनिशिएट किया था प्रशिया ने। इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, इनिशिएटेड बाय प्रशिया। और लगभग सारे मैक्सिमम इसमें जर्मन स्टेट क्या कर गए थे, ज्वाइन हो गए थे। जितने भी जर्मन स्टेट थे मैक्सिमम क्या करते थे इसमें, ज्वाइन हो गए थे। ठीक है, इसका नाम क्या था, कस्टम यूनियन का नाम क्या रखा था, जोल्वेरी।
और क्या बोल सकते हो, जॉल बेरिंग। ठीक है, इन्होंने दो तीन चीजें की। मैंने सबसे पहला चीज उन्होंने क्या किया, जितने भी टैरिफ थे, अब टैरिफ क्या है, जितने भी बॉर्डर टैरिफ, टैरिफ टैरिफ मतलब वही टैक्स, टैक्स को यहाँ क्या बोला गया, टैक्स को यहाँ क्या बोला गया, टैरिफ बोला गया। जितने भी टैरिफ थे, 11 नाकाबंदी वगैरह लगा पड़ता था, जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको बंद कर दिया गया। जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और जो डिफरेंट जगह पे लगभग जो 30 करेंसीज चल रही थी उस एक रीजन में, उस 39 स्टेट जो थे जो नेपोलियन के द्वारा बनाए गए थे, उसमें लगभग 30 करेंसीज चल रहे थे। उन 30 करेंसीज को कम करके 2 करेंसीज पे लाया गया। लगभग पूरे उतने 39 स्टेट्स में 2 ही करेंसी चल रहा था। ठीक है, तो ये चेंजेस किसने किए, जो या फिर इसको बोलेंगे हम लोग कस्टम यूनियन ने 1834 में। इसको इनिशिएट किया था रशिया ने। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, एक हम लोग को देखने को मिला कि भाई ये यूनिफाई कर रहा है जो एक बड़ा सा टेरिटरी है। भले ही इसमें क्या है, इकोनॉमिकल इनका क्या है, इंटरेस्ट है, बट उस इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की वजह से जो टेरिटरी है वो यूनिफाई हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जो हमारा नेशनलिज्म की भावना है वो स्ट्रेंथन हो रही है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। अब वो अलग बात है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि हम इकोनॉमिकली इसमें फायदा चाहता है। जो हमारा रुकावट हो रहा था, जिनको टैक्स देना पड़ रहा था, वो अब बंद हो जाएगा। जो करेंसीज में दिक्कत था वो बंद हो जाएगा। जो सरकार हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाती थी वो बंद हो जाएगा। घूमने वो अपने समाज को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगता था वो बंद हो जाएगा। बट इसका फायदा एक और भी तो हो रहा है कि भाई यूनिफाई होके पूरा स्टेट की तरह काम करेंगे हम लोग। जो अलग अलग एक ही 39 स्टेट का जो यूनियन था वो 30 पार्ट में डिवाइडेड था, 30 करेंसी डिफरेंट डिफरेंट वहां थी, 39 डिफरेंट स्टेट्स थे। अब वो रिड्यूस हो गए, एक पूरे यूनियन की तरह काम करेंगे, पूरा एक स्टेट की तरह काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं, ये इकोनॉमिकल लिबरलिज्म है। लेकिन लिबरलिज्म का जो इकोनॉमिकल मीनिंग आया, इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, इसने कहीं ना कहीं पाथ प्रोवाइड किया या फिर एक बढ़ावा दिया, स्ट्रेंथन किया जो हमारा नेशनलिज्म की भावना थी। जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना थी, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल आउटकम ने काफी इंप्रूवमेंट दिया। ठीक है, एक टेरिटरी फॉर्मेशन का, एक यूनियन फॉर्मेशन का, एक यूनाइट हो रहने का, नेशनल यूनिटी का, नेशनल स्टेट की भावना को वह बढ़ा रहा है। अलग बात है कि उसका इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, उसमें इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, बट इकोनॉमिकल लिबरलिज्म के थ्रू ही नेशनलिज्म की भावना और ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक लिबरलिज्म का।